फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं यूपी डीएलएड के तीसरे सेमेस्टर 2017 के दूसरे पेपर समावेशी शिक्षा का जो आपका सब्जेक्ट रहता है। ये आपका टोटल 50 नंबर का पेपर रहता है और इसमें आपको समय मिलता है 2 घंटे का पेपर को सॉल्व करने के लिए। 2017 की परीक्षाओं में जो आपका पेपर आया था समावेशी शिक्षा का, ये पूरा पेपर आपके सामने स्क्रीन पर, जैसे आज के इस क्लास में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि अदर भाई बहन भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। सबसे पहले आपको बताइए, 50 नंबर वाले पेपर में 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी पेपर सॉल्व कर चुके हैं हम यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर के, उनकी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर बनाकर दे दी गई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। 2016 के सारे पेपर आपको सॉल्व करा दिए गए। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, ब्रेल लिपि उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन है आपका दृष्टिबाधितों के लिए, श्रवणबाधितों के लिए, अस्थिबाधितों के लिए, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि जो है वो उपयोगी है। एक सवाल यहाँ से डायरेक्टली भी आ जाता है कि ब्रेल लिपि दृष्टिबाधितों के लिए उपयोगी है। इस पद्धति का जो आविष्कार है वो 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुइस ब्रेल ने किया था। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले या फिर डायरेक्टली आपसे अतिलघु प्रश्न इस तरह से पूछ ले कि ब्रेल लिपि का जो आविष्कार है वो कब किया गया या किसने किया, तो आप बता सकते हैं इसका आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुइस ब्रेल ने किया था। ये अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण किया जाता है। कौन सा? सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, या फिर उपयुक्त सभी। तो पिछड़े बालकों की पहचान करने के लिए इन चारों परीक्षणों को किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। ये किसका कथन है? ठीक है, तो वंचित होना क्या है? निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को, जो वंचित वर्ग से हैं, उनको समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से भी रोक देता है। ये कथन ही किसका है? गार्डन का है, वॉलमैन का है, ब्राउन का, या फिर क्रॉनबेल का? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कथन जो है वो है वॉलमैन का। ठीक है, अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ना है। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। VN दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण इनमें से नहीं है। कौन सा नहीं है, ये यहाँ पर आपको बताना। ऑप्शन है आपका उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, दो ऑप्शन भी आपका बौद्धिक विकास में कृमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में कृमिक ह्रास, या शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। ठीक है, तो VN दास के अनुसार वंचित बालकों का इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है? ठीक, तो ऑप्शन डी जो है ये शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन, ये वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे। एक बार फिर देख लीजिए, VN दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण है, वंचित बालकों का लक्षण है बौद्धिक विकास में कृमिक ह्रास, इसके अलावा शैक्षिक उपलब्धि में कृमिक ह्रास। ठीक है, शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप में समापन है। ठीक है, शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप में समापन है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है। ठीक है, वंचित बालकों का लक्षण नहीं पूछा गया है। ये तीनों के तीनों, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों के तीनों क्या है? वंचित बालकों के लक्षण है, लेकिन ऑप्शन ए जो है ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है वंचित बालकों का लक्षण, यही तो आपसे पूछा गया। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि वंचित बालकों की नहीं होती है। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ाएं। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि क्या है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, या परिवीक्षण विधि, या फिर उपर्युक्त सभी। तो बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि कौन सी है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये सारी की सारी जो विधियाँ हैं ये बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधियाँ। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। फटाफट आप यहाँ पर साथ जुड़े रहिएगा। जितने भी नए भाई बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। विशिष्ट वर्ग के बालक इनमें से नहीं होते हैं। कौन से नहीं होते हैं? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, सामान्य बालक, विकलांग बालक। तो जो सामान्य बालक होते हैं वो विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी तीनों के तीनों हो गया, आपका जो प्रतिभाशाली हो गया, पिछड़े हो गया, विकलांग हो गया, ये सारे के सारे जो बच्चे हैं वो विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं, आते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बालक। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या होगा? सामान्य बालक। ठीक, प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन थे? यहाँ पर आपको बताना है। क्या स्किनर थे, क्या पावलोव थे, यानी कि ये पावलोव है, पावलोव, या फिर फ्रॉइड थे, या फिर थॉर्नडाइक थे?
ठीक है। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि जो थी इसके जनक जो थे वो थे फ्रॉयड। कौन थे? फ्रॉयड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे मनोविश्लेषण विधि के जो जनक थे वो सिगमंड फ्रॉयड को माना जाता है। ये विधि मनोविश्लेषण सिद्धांतों पर आधारित उपचार का एक प्रकार है। ये चिकित्सा इस बात की जांच करती है कि कैसे अचेतन मन विचारों और व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों के हेतु शिक्षण विधि कौन सी है। जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उनके लिए कौन सी शिक्षण विधि होती है? गतिवर्धन होती है, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम होता है, विशिष्ट कक्षा, ये प्रमुख सभी। तो ये सारी की सारी जो विधियाँ शिक्षण के ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए अपनाई जाती हैं। इसके मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ाएं। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की उपलब्धि लब्धि कितनी होती है? ठीक है, सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालकों की जो बुद्धि लब्धि हो वो कितनी होती है यहाँ पर आपको बताना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा 110 से 120 के बीच। ठीक है, सामान्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है, सामान्य बालकों की उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 110 से 120 के बीच होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना। अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा जा रहा है CAT परीक्षण क्या है? ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? CAT। ठीक है, क्या पूछा गया भैया? CAT परीक्षण के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। ठीक, तो CAT परीक्षण क्या है? बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, वयस्कों के लिए या फिर पशुओं के लिए? तो जो CAT परीक्षण है वो बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। ठीक है, इसमें आगे ये भी बताया गया है कि ये जो परीक्षण है इस परीक्षण में 3 से 10 वर्ष के उनके बच्चों का परीक्षण किया जाता है। ये परीक्षण लियोपोल्ड वैलक के द्वारा किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 11 मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है? तो फटाफट बता दीजिए मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है? ये है आपका प्रयागराज। ठीक है, कहाँ पर? प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। ठीक, अगले प्रश्न को और हम यहाँ पर बढ़ना है। प्रश्न संख्या आपका 12 आपकी सामने स्क्रीन पर है और इस सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। व्यक्तित्व का बुद्धितापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। ये जो कथन है ये किसका है? यहाँ पर आपको बताना है। CB गुड का है, आर्थर जे जोन्स का है, मैथ्यूसन का है या फिर JS वेरिवर का है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो कथन है ये है आर्थर जे जोन्स का। ठीक है, किसका है? आर्थर जे जोन्स का। ठीक है, इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न संख्या 13 में आपसे क्या पूछा गया है फटाफट आप यहाँ पर देख लेंगे। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया निर्देशन का प्रकार इनमें से नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो निर्देशन का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन। ऑप्शन बी, ठीक है, यहाँ पर पूछ देख लीजिए निर्देशन का प्रकार लिखित निर्देशन नहीं है। ठीक है, ये जो लिखित निर्देशन है ये निर्देशन का प्रकार बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ना अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 14 निर्देशन और परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए, किस स्तर पर प्रारंभ होना चाहिए? यहाँ पर आपको बताना है क्या प्राइमरी लेवल पर, उच्च प्राइमरी लेवल पर या माध्यमिक स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर? तो निर्देशन और परामर्श देने का जो कार्य है वो प्राइमरी लेवल से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, यानी कि प्राथमिक स्तर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि परामर्श से संबंधित उपकरण कौन सा है? ठीक है, संचित अभिलेख है, साक्षात्कार है, आत्मकथा है, निरीक्षण है या फिर ये उपयुक्त सभी हैं? तो परामर्श से संबंधित ये सारे के सारे जो उपकरण है ये परामर्श से संबंधित है, तो उपयुक्त सभी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण ये सारे के सारे जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी जो यहाँ पर उपकरण है वो परामर्श से संबंधित है। अब आपके लिए अति लघु उत्तर प्रश्न आ चुके हैं और सभी स्टूडेंट्स वीडियो में अंत तक बने रहें। जितने भी नए भाई बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। समावेशी शिक्षा से आपका क्या क्या अभिप्राय है? ठीक है, समावेशी शिक्षा से आखिर आप समझते क्या? तो देख लेते हैं क्या समझते हैं। समावेशी शिक्षा से आशा उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में आकर अधिकतर समय बिताता है। यानी कि सभी तरह के बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं, चाहे वो दिव्यांग हो या फिर अदर किसी तरह से कोई उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, अस्थिबाधित हो या फिर अदर कोई समस्या हो, सारे बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ रहकर पढ़ाई करते हैं। दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विधि है। ठीक है, शिक्षा का समावेशीकरण ये बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। यानी कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना ही यहाँ पर समावेशी शिक्षा कहलाता है। ये आप इतना लिख सकते हैं, तभी आपको 1 नंबर बिल्कुल आसानी से फ्री में मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने स्क्रीन पर। अपवंचित बालकों से क्या समझते हैं, आप क्या अभिप्राय है? तो अपवंचित बालक वे बच्चे हैं जो सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालकों से कम होते हैं। ठीक है,
ये जो बच्चे हैं ये विभिन्न प्रकार की सुविधाओं जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इन सुविधाओं के अभाव में उनका विकास सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता है, जो उससे गतिरोध आ जाता है। फलतः क्षमतावान होने पर भी वे वातावरणात्मक सुविधाओं के अभाव में विकास नहीं कर पाते और वे अपवंचित बालक कहलाने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका अपवंचित बालक हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 18। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, यहाँ पर आपको बताना होगा। तो प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो आप बता सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 होती है, उससे अधिक होती है। 140 है उससे अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जिनकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो, उसे प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। संगीत, कला या किसी अन्य क्षेत्र में अत्यधिक योग्यता रखने वाला बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की कैटेगरी में आ जाता है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 है उससे अधिक होती है, आप कितना बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 आप देखेंगे, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। जो बच्चे देख नहीं सकते हैं दृष्टिबाधित कहलाते हैं। अब दृष्टिबाधित बच्चों की जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो किस तरह से होनी चाहिए यहाँ पर आपको बताना है। तो देख लेते हैं फटाफट कि दृष्टिबाधित बालकों की जो शिक्षा है किस तरह से होना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 19 का आप राइट आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इस क्लास को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ऐसे बालक जो जन्म से या बाल्यावस्था में पूर्णतः अंधे हो जाते हैं या फिर आंशिक रूप से अंधे होते हैं, दृष्टिबाधित बालक कहलाते हैं। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए जिससे ये बालक दृष्टिबाधित होते हुए समाज में सामंजस्य स्थापित कर सकें। और दृष्टिबाधित बालकों को वर्तमान तकनीक के अनुसार शिक्षा दिया जा सकता है, जैसे पाठ्यपुस्तक की ऑडियो, सीडी, रेडियो, वाणी संश्लेषक आदि की सहायता से शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। उन्हें पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली का भी उपयोग किया जाता है, यानी कि ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है, जिसकी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने के लिए मिल ही गया। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने स्क्रीन पर है। बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, इसे आपको उदाहरण देकर समझाना ही होगा। तो चलिए दोस्तों समझा ही देते हैं आखिर बुद्धि लब्धि है क्या। कोले एवं बिरुस के अनुसार यह बताई गई है कि बुद्धि लब्धि ये बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है, जिसकी मेंटल योग्यता है, ठीक है, एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी, उसमें किस तरह से विकास हो रहा है। बुद्धि लब्धि यही बताती है। बुद्धि लब्धि का ये एक फेमस सूत्र है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, इससे आप किसी भी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, 100 का गुणा कर देते हैं इसमें, तो ये आपका बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र हो जाता है। जैसे यहाँ बताया गया किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। जैसे कि मानसिक आयु यहाँ पर बताई गई है 10 वर्ष है, ठीक है, उसकी वास्तविक आयु कितनी है, केवल 8 वर्ष ही है। ठीक है, तो इसमें ये तो मानसिक आयु हो गई, ये आपकी वास्तविक आयु हो गई। अब इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा कैसे करेंगे ये यहाँ पर आपको बताना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 100 से गुणा कर देते हैं। आपने यहाँ पर काटा 2 से 4 आया, ठीक है, 2 चौक 8 हो गया, और 2 से काटा यहाँ पर 50 आया। ठीक है, कितना आया 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर यहाँ 2 आया। ठीक है, और फिर से 2 से काटेंगे, यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, इससे आप 2 से काटेंगे, 2 कम 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो 25 पंजे कितना हो गया आपका 125, वही यहाँ पर भी बताया गया। चलिए बढ़ाना है अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने स्क्रीन पर है। विशिष्ट स्पेशल बालकों की 2 विशेषताएं बता दीजिए। जो स्पेशल बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चे होते हैं, तो चलिए दोस्तों विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं फटाफट देख लेंगे हम यहाँ पर। तो विशिष्ट बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं हम यहाँ पर देखेंगे। तो विशिष्ट बालकों की जो विशेषता होती हैं वो होती हैं, विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो अपने आप में बहुत अद्भुत और विशेष हैं। वे क्या होते हैं, वे अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बाकी बच्चों से अलग होते हैं। ठीक है, अपने आप में अद्भुत और विशेष होते हैं, वे अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बाकी बच्चों से अलग होते हैं। उनकी प्रतिभा ज्ञान कला के क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में होती है। ठीक है, उनकी प्रतिभा जो है वो ज्ञान कला के क्षेत्र अन्य किसी क्षेत्र में होती है। विशिष्ट बालकों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। कौन नहीं कर पाते हैं, विशिष्ट बालक। दूसरी विशेषता बताई गई कि विशिष्ट बालकों में विचलन की समस्या होती है, विचलन की समस्या होती है, ये भी विशिष्ट बालकों की विशेषता है। अगले प्रश्न की ओर हमें यहाँ पर बढ़ना है। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर है। सृजनात्मक बालकों की पहचान के लिए किए जाने वाले किन्हीं 2 परीक्षणों का उल्लेख कर दीजिए। तो चलिए कर देते हैं। पहला परीक्षण आपका सृजनात्मक बालक के बारे में बताया गया है कि सृजनात्मक बालक वे हैं जो कई क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमता दिखाते हैं, जिसकी कलात्मक और रचनात्मक कार्य, नेतृत्व की गुणवत्ता, अवलोकन की उत्सुकता आदि। दूसरा यहाँ बताया गया कि सृजनात्मक बालक हेतु परीक्षण किस तरह से होते हैं। सृजनात्मक बालकों के लिए निम्नलिखित उपागमों से की जा सकती है। ठीक है, सृजनात्मक बालकों हेतु निम्न उपागमों से की जा सकती है। ठीक है, परीक्षण कैसे होते हैं देख लीजिए। पहला यहाँ पर बताया गया कि विशेषताओं के द्वारा पहचान और मापन। ठीक है, दूसरा सृजनात्मक क्रिया के द्वारा पहचान एवं मापन। तीसरा सृजनात्मक परीक्षण के द्वारा पहचान एवं मापन। ठीक,
अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ें। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया कि शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण बता दिए। शैक्षिक रूप से जो बच्चे पिछड़ जाते हैं, ठीक है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? तो समुदाय की सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक संरचना कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। इसके अलावा निम्न सामान्य बुद्धि भी शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़े। प्रश्न संख्या 24 समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं भैया समस्यात्मक बालक क्या है। तो समस्यात्मक बालक कौन से हैं? वे बालक जो कुछ असामाजिक या अनैतिक कार्य करने लगते हैं और बार बार समझाने या मना करने पर भी अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। अब वैलेंटाइन के अनुसार उन्होंने बता दिए समस्यात्मक बालकों की परिभाषा दे दी है, तो चलिए ले लेते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बालक शब्द सामान्य रूप से ऐसे बच्चों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका व्यवहार या जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है, यानी कि अबनॉर्मल होता है, ठीक है। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ना है। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने स्क्रीन पर है और प्रश्न संख्या 25 में आपसे क्या पूछा गया, फटाफट आप यहाँ पर देख लेंगे। प्रश्न संख्या 25 में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए बाल अपराध रोकने हेतु 2 प्रमुख उपाय बता दीजिए, ठीक है। बाल अपराध को रोकने के लिए 2 प्रमुख उपाय, ठीक है। तो बाल अपराध को रोकने के लिए 2 प्रमुख उपाय कौन कौन से, फटाफट आप यहाँ पर देखेंगे। बताया गया कि जब किसी बच्चों के द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कह देते हैं। अब बाल अपराध रोकने के उपाय क्या हैं? बाल अपराध को प्रारंभिक अवस्था में रोका जा सकता है यदि घर पर तथा विद्यालय में उचित देखरेख की जाए। दूसरा, आपका बालक को आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराकर आप बाल अपराध रोक सकते हैं। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ना है। प्रश्न संख्या आपका 26 निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसे परिभाषित भी कर दीजिए। चलिए भैया कर देते हैं। निर्देशन व्यक्ति को आत्मदर्शन करने और आत्मशक्ति का समुचित उपयोग करने में मदद करता है। कौन करता है? निर्देशन। निर्देशन का अर्थ क्या? निर्देश देने तथा व्यक्तियों के कार्य में मार्गदर्शन करने से। निर्देश का अर्थ, इसकी परिभाषा देख लीजिए। किसी संगठन में संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को निर्देश देने, मार्गदर्शन करने, परामर्श देने, प्रेरित करने और नेतृत्व करने की प्रक्रिया को निर्देशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसी के साथ बढ़े अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार अलग है या किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। तो फटाफट देख लेंगे। जो समावेशी शिक्षा है वो सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक या सामान्य बालक तथा साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन ये शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती है। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा अलग है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं, यहाँ पर आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 28 निर्देशन के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो निर्देशन के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। निर्देशन के 2 प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। छात्रों को अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों का बोध कराना। दूसरा, आपका छात्रों की क्षमताओं, योग्यताओं और रुचियों का विकास करना। ये निर्देशन के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। इसी के साथ बढ़ें अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने स्क्रीन पर है। परामर्श का अर्थ स्पष्ट कर दीजिए। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है, ठीक है। डॉक्टर जुएल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहाँ व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है। हम जो किसी को राय देते हैं उसी को परामर्श कहते हैं, ठीक है। जब व्यक्ति खुद से कोई निर्णय नहीं लेता किसी बात के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में तो आप उसे क्या करते हैं? परामर्श देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 निर्देशन और परामर्श में 2 प्रमुख अंतर लिख दीजिए। तो चलिए लिख देते हैं। निर्देशन और परामर्श में 2 प्रमुख अंतर। निर्देशन व्यक्ति को अपने आप को समझने, अपनी क्षमताओं का उपयोग करने, अपनी समस्या के संबंध में स्वनिर्णय करने तथा स्वतंत्र रूप से लाभकारी जीवन बिताने में सहायता करता है। परामर्श का उद्देश्य न केवल सलाह देना है जब बल्कि व्यवहारिक रूप से सहायता करना है ताकि व्यक्ति अपने जीवन में समायोजित हो सके, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ें और आगे देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में आपको देखने के लिए मिला निर्देशन सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार का हो सकता है। निर्देशन कैसा हो सकता है? सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों। जबकि परामर्श क्या है? एक समय में एक ही व्यक्ति के लिए उपलब्ध होता है। परामर्श क्या है? एक समय में एक ही व्यक्ति के लिए उपलब्ध होता है। अब यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं जो कि आपको बाद में सॉल्व कराए जाएंगे। अभी आपके ऑब्जेक्टिव और आती लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसमें 2016 के सारे पेपर हम आपको सॉल्व करा चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको बनाकर दे दी गई इसी चैनल पर, तो तुरंत जाकर आप देख लीजिए। बाकी जैसे ही आपके 2024 तक के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय, उसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। उस क्लास को अपने अंदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।